जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीटी एमसीक्यू के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यूथ साइंस चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कशन देख रहे थे और उस कड़ी में हम लोगों ने केमिस्ट्री सेक्शन में मॉडर्न पीटी एमसीक्यू का दूसरा क्लास तक देखा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मॉडर्न पीटी एमसीक्यू के तीसरे क्लास की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। साथ ही अगर आप में से कोई मित्र चाहते हैं साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को डैश और डैश के बीच रखा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है बेरिलियम एंड कार्बन, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम एंड फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम एंड सल्फर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को डैश और डैश के बीच रखा गया है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। और आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस आधार पे है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे है। आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो तत्वों को सजाया गया है वो किस आधार पर सजाया गया है? आप कहते हैं बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम ये कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन को डैश और डैश के बीच रखा गया है, जबकि सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 दिया हुआ है, तो हम सभी कह सकते हैं कि 14 से पहले क्या आता है? तो गुरुजी 14 से पहले 13 आता है और 14 के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे सर 15 आता है। मेरे मित्र अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे और आपका तत्वों का परमाणु संख्या 13, 14 और 15 हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोग इसी क्रम में लिखेंगे, यानी कि पहले 13 लिखेंगे, फिर 14 को लिखेंगे और फिर किसको लिखेंगे? 15 को लिखेंगे। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि 13 किस तत्व का एटॉमिक नंबर होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। और 15 किस तत्व का एटॉमिक नंबर होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी फास्फोरस का होता है। तो जरा सा आप बताओ कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो सिलिकॉन है वो किस दो तत्व के बीच है? आप कहेंगे एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच है। और इसीलिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्र हमेशा आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। और साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने खोजा? आप कहेंगे मोसले ने खोजा। और ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है रुबिडियम, दूसरा ऑप्शन है सीजियम, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है फ्रेंसियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से एकमात्र अधातु कौन सा है जिसको क्षारीय धातु के साथ रखा गया है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आज आपने सुबह वाले सेशन में भी दिया है और मैंने आपको सुबह वाले सेशन में बताया था कि मेरे मित्र जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में कहां पे रखा गया है? तो सर वर्ग 1 में रखा गया है। कहां पे रखा गया है? वर्ग 1 में रखा गया है। और साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन जो है ये अधातु है। क्या है? अधातु है। जबकि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पीरियोडिक टेबल में बाएं भाग में या फिर लेफ्ट साइड में क्या रहता है? तो धातु रहता है। जबकि दाएं साइड में क्या रहता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अधातु रहता है। क्या रहता है? अधातु रहता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन आपका एकमात्र ऐसा अधातु है,
पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन आपका एकमात्र ऐसा अधातु है जो कहां पे है, तो गुरुजी ये धातुओं के साथ है। और उसमें भी कौन से धातु के साथ, तो आप सभी कहते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रखा गया है और वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो है वो क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि क्षारीय धातु कौन कौन सा होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके वर्ग 1 का जो तत्व लिथियम है, साथ ही साथ जो सोडियम है, साथ ही साथ जो पोटेशियम है, और फिर जो आपका रुबिडियम है, फिर जो आपका सीजियम है, और साथ ही जो आपका फ्रांसियम है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो गुरुजी क्षारीय धातु कहलाते हैं। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लिथियम से भी ऊपर आपका कौन रहता है, तो सर हाइड्रोजन रहता है। और जब आप लिथियम से ऊपर हाइड्रोजन को लिख देंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व हो जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को किसके साथ रखा गया है, क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, आप सभी कहेंगे हाइड्रोजन। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी हाइड्रोजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी अपने माइंड में रखेंगे। पहला चीज क्या, तो पहला चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। तो अगर आपसे कभी यह क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का पहला तत्व है, आप कहेंगे हाइड्रोजन। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि आपका हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन है वो एकमात्र अधातु है, एकमात्र अधातु है जो आवर्त में बाएं भाग में रखा हुआ है, बाएं भाग में रखा हुआ है। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा होता है, तो गुरुजी क्षारीय धातु के जैसा होता है। और ये चीज़ मैंने आपको सुबह वाले सेशन में करवाया है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हाइड्रोजन का ईसी मैं लिख दे रहा हूँ, ईसी आप समझ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु जैसा होता है। किसके जैसा होता है, क्षारीय धातु जैसा होता है। तो आप सभी हाइड्रोजन के बारे में इन सभी पॉइंटों को अपने माइंड में रखेंगे। पहला चीज क्या कि हाइड्रोजन आपका एकमात्र अधातु है जो आवर्त सारणी के बाएं भाग में है। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी के बाएं भाग में जितने भी तत्व हैं वे सब के सब क्या हैं, धातु हैं। साथ ही हाइड्रोजन क्या है, आपके आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलता है, तो गुरुजी क्षारीय धातु से मिलता है। और साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन है ये कौन से वर्ग का तत्व है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वर्ग 1 का तत्व है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हीलियम को छोड़ करके आपको बात करनी है, जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2 संयोजक तत्व, दूसरा ऑप्शन है 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है 6 संयोजक तत्व। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में या फिर आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग आवर्त सारणी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आवर्त सारणी की बात करते हैं, यानी कि पीटी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि गुरुजी इसमें वर्ग जो है टोटल 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। और टोटल आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी टोटल आवर्तों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, आवर्तों की संख्या 7 होती है। मेरे मित्र अगर हम लोग आवर्त सारणी के वर्ग की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सर ये वर्ग 1 से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये वर्ग 18 पे जाकर के खत्म हो जाता है। और साथ ही जब हम लोग आवर्त की संख्या की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी पहले कौन आता है, तो पहले आता है पहला आवर्त, फिर क्या आता है दूसरा आवर्त, फिर क्या आता है तीसरा आवर्त, फिर आपका चौथा, फिर 5वां और फिर क्या आता है, तो गुरुजी 6ठा और फिर क्या आता है 7वां आता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रत्येक आवर्त का जो पहला तत्व होगा, प्रत्येक आवर्त का जो पहला तत्व होगा वे सब के सब किस वर्ग में पाए जाएंगे, आप कहेंगे कि सर वर्ग 1 में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, वर्ग 1 में पाए जाएंगे।
और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी एक ही वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो गुरुजी समान होता है, यानी कि बराबर होता है। मतलब साफ है कि वर्ग एक में जितने भी तत्व होंगे उन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा। और आपके पास जितने भी आवर्त हैं उन सभी का जो पहला तत्व होगा वो किस वर्ग में पाया जाएगा, आप कहेंगे वर्ग एक में पाया जाएगा। साथ ही आप सबों को यह भी मालूम है कि गुरुजी किसी भी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी वर्ग संख्या को बताता है। आप ये कह रहे हैं कि सर प्रत्येक आवर्त का जो पहला तत्व होगा वो वर्ग एक में पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वर्ग एक के जितने भी तत्व होंगे इन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो गुरुजी इन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होगा। और ये बात आपका क्वेश्चन भी कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम तत्व होगा उसमें डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसमें डैश संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ करके आपको बताना है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व जो होगा वो वर्ग 18 का तत्व होगा। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम तत्व होगा वो किसका तत्व होगा, आप कहेंगे वर्ग 18 का तत्व होगा। चाहे वो आपका पहला आवर्त का तत्व हो या फिर दूसरा आवर्त का तत्व हो या फिर तीसरा आवर्त का तत्व हो या फिर चौथा आवर्त का तत्व हो, सबका जो अंतिम तत्व होगा वो किस वर्ग का तत्व होगा, आप कहेंगे वर्ग 18 का तत्व होगा। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। और हीलियम को छोड़ करके बाकी के जितने भी अक्रिय गैस हैं, हीलियम को छोड़ करके, यहां पे मैं छोड़कर लिख दे रहा हूं, हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं सबके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। मतलब साफ है कि प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम तत्व वर्ग 18 का तत्व है उसमें हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक तत्व के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि जब हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहते हैं गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसको डिफाइन किस तरह से कहते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि प्रत्येक तत्व के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रत्येक तत्व के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब हम संयोजकता की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी भी तत्व के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है उसको हम लोग उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम लोग सीधे कहते हैं यहाँ पे त्याग और ग्रहण करना नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में या फिर अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अक्रिय गैस तत्वों की बात करते हैं तो हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जाहिर सी बात है कि हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन हीलियम को छोड़ करके और जो आपका अक्रिय गैस होगा उन सभी के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, आप कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर कहा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कहेंगे प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में हीलियम को छोड़ करके कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे अच्छा इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो अक्रिय गैस का संयोजकता भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा सर। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी संयोजकता की बात की जाएगी तो हम लोग क्या कहते हैं कि अंतिम कक्षा के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। क्योंकि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं करते हैं। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं करते हैं तो हम लोग सीधे कहते हैं कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उन सभी का संयोजकता कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे कि जितने भी वर्ग 18 के तत्व होते हैं सबका संयोजकता 0 होता है और इसीलिए वर्ग 18 के तत्व को क्या बोला जाता है, शून्य वर्ग भी बोला जाता है। तो आप सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में डिफरेंसेस हमेशा ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे,
आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 2 8 4, दूसरा ऑप्शन है 2 6, तीसरा ऑप्शन है 2 4, चौथा ऑप्शन है 2 8 2। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मेरे मित्र, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि कौन सा तत्व श्रृंखलन गुण को शो करता है। ध्यान में रखिएगा, श्रृंखलन गुण को हम लोग क्या कहते हैं, चेनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं, चेनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होगा कि कार्बन जो है ये क्या करता है, तो गुरुजी श्रृंखला बनाता है अपने परमाणुओं का। क्योंकि कार्बन में चेन बनाने की प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन के यौगिक हम लोगों को क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कार्बन अपना ज्यादा यौगिक क्यों बनाते हैं, तो आप कहेंगे कि कार्बन में श्रृंखलन गुण ज्यादा होता है, यानी कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो चेन बनाने में, श्रृंखला बनाने में माहिर होते हैं। दैट्स वाई इसके कंपाउंड का जो संख्या है वो क्या है, ज्यादा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो श्रृंखला गुण शो करेगा वो आपका कौन सा तत्व होगा। आप कहेंगे कि सर कार्बन होगा। कौन सा तत्व होगा, कार्बन होगा। अब बात यहां पे किसकी की जा रही है, बात की जा रही है कि दूसरे आवर्त से संबंधित। अब आप कहेंगे कि क्या गुरुजी ये कार्बन दूसरे आवर्त से संबंधित होगा। तो मेरे मित्र, हम लोग जब भी आवर्त संख्या की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी परमाणु में जितना कक्षा होता है वो उतने ही आवर्त में पाया जाता है। और ये कक्षा कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का वितरण से निकलेगा। और आप सबों को मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। तो जरा सा आप ये बताओ कि कार्बन के पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी 2 जाएगा। दूसरे कक्षा में कितना जाएगा, आप कहेंगे 4 जाएगा। क्या इसके पास और इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या कि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था वो 2 ही कक्षा में क्या हो जा रहा है, व्यवस्थित हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका कार्बन किस में पाया जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे आवर्त में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, दूसरे आवर्त में पाया जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा की पॉइंट्स के रूप में कि कार्बन जो है उसके परमाणु ज्यादा से ज्यादा चेन बनाने में माहिर होते हैं, जिसके लिए कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो गुरुजी 2 4 होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके 2 ही कक्षा में इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाता है। तो ये किस आवर्त में पाया जाएगा, आप कहेंगे दूसरे आवर्त में पाया जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में खटक रहा होगा कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में 2 8 4 दिया हुआ है, तो ये बता दो कि ये कौन सा तत्व है। तो मेरे मित्र आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में 2 8 4, तो 8 2 10 और क्या हो जाता है 4, तो सर 14 हो जाता है। और अभी जस्ट आप सबों ने देखा है कि 14 आपका कौन सा तत्व का एटॉमिक नंबर होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी सिलिकॉन का होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। किस आवर्त में पाया जाएगा, तीसरे आवर्त में। काहे, तो सिलिकॉन में जितना इलेक्ट्रॉन है वे सब के सब 3 ही कक्षा में क्या हो जा रहे हैं, व्यवस्थित हो जा रहे हैं। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में 2 और 6 दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग 2 और 6 की बात करते हैं तो हम सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 8 हो जाएगा। और 8 का मतलब क्या हुआ कि सर ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। किसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। तो बात साफ है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो किस आवर्त में पाया जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे आवर्त में पाया जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारा अगला ऑप्शन 2 8 2 दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, 8 और 2 कितना हो जाता है, 10, और 10 और 2 कितना हो जाता है, 12। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी 12 जो है वो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है। और हम ये कह सकते हैं कि इसमें टोटल कक्षा की संख्या 3 है। तो मैग्नीशियम हमारा किस आवर्त में पाया जाएगा, तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है के होता है लेकिन एल और एम नहीं। दूसरा ऑप्शन है के एल एम और एन। तीसरा ऑप्शन है के एल और एम। और चौथा ऑप्शन है के और एल लेकिन एम नहीं। बताइए, नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी बात करी जाएगी कि तीसरे आवर्त में जो तत्व होंगे उसमें टोटल कक्षा की संख्या कितनी होगी, तो हम सभी कह सकते हैं बड़े ही आसानी से कि तीसरे आवर्त में जो तत्व होंगे उसमें टोटल कक्षा की संख्या 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि हम सबों को मालूम है कि किसी भी परमाणु में जितना कक्षा होता है
वो उतने ही आवर्त में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि तीसरे आवर्त की बात की जा रही है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा? तो सर 3 ही होगा। और आप सबों को मालूम है कि पहला कक्षा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कक्षा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तीसरा कक्षा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं, आप कहेंगे के, एल और एम कक्षाएं हैं। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह है? आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा परमाणु संख्याओं का समूह है जो क्षारीय धातु से बिलोंग करता है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12, 20, 88, 56। आपका दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 37, 19, 3, 55। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 9, 17, 35, 53 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3, 5, 45। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से ही। जैसे कि आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहले ऑप्शन में? तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12, दूसरा है 20, तीसरा है आपका 88 और चौथा है आपका 56। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है, 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है, 88 एटॉमिक नंबर रेडियम का होता है और 56 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है? बेरियम का होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस ग्रुप में कोई भी क्षारीय धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि आपके आवर्त सारणी में जो क्षारीय धातु हैं, आपके आवर्त सारणी में जो क्षारीय धातु हैं वे वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। और कौन कौन से हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और क्या है? तो गुरुजी रुबिडियम है, सीजियम है और क्या है? तो सर फ्रेंसियम है। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। तो आपके पहले ऑप्शन में जो परमाणु संख्या दिया हुआ है उसमें आपका कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो क्षारीय धातु से बिलोंग कर रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर गलत हो जाएगा। आपके दूसरे ऑप्शन में क्या परमाणु संख्या दिया हुआ है? तो गुरुजी दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 37, 19, 3, 55। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि 37 परमाणु संख्या कौन से तत्व का होता है? तो गुरुजी रुबिडियम का होता है। किसका होता है? रुबिडियम का होता है। और साथ ही साथ 19 आपका कौन से तत्व का परमाणु संख्या होता है? आप कहेंगे पोटेशियम का होता है। 3 कौन से तत्व का परमाणु संख्या होता है? आप कहेंगे लिथियम का होता है। और 55 कौन से तत्व का परमाणु संख्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी सीजियम का होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में जो रुबिडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सीजियम है, ये सब के सब क्या हैं? तो क्षारीय धातु हैं। क्या है? क्षारीय धातु हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह है? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन बी में जो परमाणु संख्याओं का समूह दिया हुआ है वे सब के सब क्या हैं? तो क्षारीय धातु के परमाणु संख्याओं का समूह है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातु में आवर्त सारणी में डैश पाई जाती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दाईं ओर, दूसरा ऑप्शन है तिर्यक स्थानों पर, तीसरा ऑप्शन है मध्य में, चौथा ऑप्शन है बाईं ओर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सल्फर और क्लोरीन जैसे अधातु जो हैं वो आवर्त सारणी के किस भाग में पाया जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु के स्थान की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर ये हमारा आवर्त सारणी है, क्या है? आवर्त सारणी है यानी कि पीरियोडिक टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी का बायां भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायां भाग हो जाएगा। और साथ ही साथ ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो गुरुजी आवर्त सारणी का दायां भाग हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी कंठाग्र कर लेंगे कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में आपका कौन सा तत्व रहता है? तो आप सभी याद रखना कि धातु रहता है। आवर्त सारणी के बाएं भाग में कौन सा तत्व रहता है? आप कहेंगे धातु रहता है। साथ ही आवर्त सारणी के दाएं भाग में आपका कौन सा तत्व रहता है? तो गुरुजी अधातु रहता है।
कौन सा रहता है? अधातु रहता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि आपके आवर्त सारणी में धातु और अधातु जो है वो एक सीढ़ीनुमा संरचना से, यानी कि एक सीढ़ीनुमा लाइन से क्या होता है? अलग होता है। और इस सीढ़ीनुमा लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग जिगजैग रेखा यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में धातुएं और अधातुएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की रेखा से अलग होता है? आप कहेंगे जिगजैग लाइन यानी कि टेढ़े मेढ़े रेखा से अलग होता है। आपका धातु आवर्त सारणी में बाएं भाग में मिलेगा और धातु आवर्त सारणी में दाएं भाग में मिलेगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस सीढ़ीनुमा लाइन से सटा हुआ आपका क्या रहता है? तो गुरुजी इसी सीढ़ीनुमा लाइन से सटा हुआ उपधातु रहता है। क्या रहता है? उपधातु रहता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में डैश में पाई जाती है। आप कहेंगे कि गुरुजी अधातुएं आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी के डैश भाग में पाई जाती है, तो हम कहेंगे दाएं भाग में पाई जाती है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका सल्फर है और जो क्लोरीन है ये किस आवर्त में पाया जाएगा और किस वर्ग में पाया जाएगा, तब आप सभी क्या कहेंगे? तब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहते हैं 16 होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन को कक्षा में वितरित किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 286। कितना हो जाएगा? 286। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सल्फर है ये आपको किस आवर्त में देखने को मिलेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे आवर्त में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? तीसरे आवर्त में देखने को मिलेगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात इसके सबसेल के आधार पे कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी सबसेल के आधार पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? तो गुरुजी 2s2 हो जाएगा। और क्या होगा? तो गुरुजी 2p6 हो जाएगा। और क्या होगा? आप कहेंगे 3s2 होगा। फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे 3p4 होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि 2 और 2 4 हो जाएगा, 6 4 10, 2 12, 4 16। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी आपने सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल के आधार पे क्यों लिखा? इसलिए लिखा ताकि आप ये समझ पाओ कि ये जो आपका सल्फर है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप सभी याद रखना कि ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप कहेंगे कैसे हम समझेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके सबसेल के आधार पर लिखते हैं, किस आधार पे लिखते हैं? सबसेल के आधार पे लिखते हैं, तो उस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, उस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वो तत्व आपका आवर्त सारणी के उसी ब्लॉक में पाया जाता है। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे सल्फर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका पी सबसेल में गया है। किस सबसेल में गया है? पी सबसेल में गया है। और आप सबों को मालूम है कि आपका आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एस, पी, डी और एफ। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सल्फर का जो लास्ट सबसेल है वो पी है, इसीलिए हम कहेंगे कि सबसेल जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये सल्फर किस वर्ग में पाया जाएगा? सल्फर किस वर्ग में पाया जाएगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग वर्ग संख्या की बात करते हैं तो हम लोग अमूमन तौर पे ये कह देते हैं कि गुरुजी किसी भी तत्व का जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही उसके वर्ग की संख्या को बताता है। लेकिन जब हम लोग सल्फर की बात करेंगे तो यहां पे कहेंगे कि गुरुजी इसका तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, तो ये हमको वर्ग 6 में मिलना चाहिए। लेकिन ये तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर तो वर्ग 16 का तत्व माना जाता है। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है उसकी जो वर्ग की संख्या होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है उसकी जो वर्ग संख्या होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसकी वर्ग संख्या को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो गुरुजी पी ब्लॉक के एलिमेंट की वर्ग संख्या को पता करने के लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं? तो 10 जोड़ देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं? 10 जोड़ देते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तब इसका मतलब यह हुआ कि सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि सर 6 में जब 10 जोड़ देंगे तो हम सीधे रूप से कहेंगे कि सल्फर का जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा? तो कह सकते हैं वर्ग 16 होगा। कौन सा होगा? वर्ग 16 होगा।
ठीक इसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, किसकी बात करें, क्लोरीन की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो जाहिर सी बात है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के आधार पे क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। अगर सब सेल आधार पे बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी 1s2 होगा, साथ ही 2s2 होगा, और क्या होगा तो 2p6 होगा, और क्या होगा 3s2 होगा, और क्या होगा तो आप कहेंगे कि गुरुजी 3p5 होगा। क्या होगा, 3p5 होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12 5 17, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अब क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस सब सेल में गया हुआ है, तो गुरुजी पी सब सेल में गया हुआ है। जाहिर सी बात है कि क्लोरीन भी आपका किस ब्लॉक का तत्व होगा, आप कहेंगे पी ब्लॉक का तत्व होगा। पी ब्लॉक के तत्व का जो वर्ग संख्या होगा वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देंगे। तो आप ये बताइए कि क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप कहेंगे सर 7, और इसमें जब आप 10 जोड़ देंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्लोरीन जो है वो वर्ग 17 में पाया जाएगा। क्लोरीन किस में पाया जाएगा, वर्ग 17 में पाया जाएगा। और क्लोरीन आपका क्या है, तो गुरुजी ये हैलोजन कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं वे सब के सब हैलोजन्स कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 13, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 35, चौथा ऑप्शन है 33। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो नाइट्रोजन परिवार के जो तीसरे तत्व होंगे उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग नाइट्रोजन के वर्ग संख्या की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, तभी हम इसके एग्जैक्टली वर्ग संख्या को बता सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। पहला चीज, अगर हम लोग सेल के आधार पे निकाले तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी जब इसका परमाणु संख्या 7 है तो जाहिर सी बात है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। और अगर हम सेल के आधार पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे कक्षा में कितना जाएगा, आप कहेंगे कि सर 5 जाएगा। ये क्या हो गया सर, तो सर ये कक्षा के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इस आधार पे आप क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है ये दूसरे आवर्त का तत्व है। नाइट्रोजन जो है ये क्या है, दूसरे आवर्त का तत्व है। क्यों, क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो 2 ही कक्षा में क्या हो गया, तो गुरुजी एडजस्ट हो गया। साथ ही जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल के आधार पे निकालेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी सब सेल के आधार पे ये 1s2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। साथ ही क्या होगा, तो 2s2 होगा। क्या हो जाएगा, 2s2 होगा। और क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी 2p3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या, 1s2, 2s2 और 2p3। आप क्या देख रहे हैं, सभी देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल पे जाके खत्म हो जा रहा है। आप कहेंगे कि गुरुजी पी सबसेल पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और पी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देते हैं तो हमको इसका वर्ग संख्या निकल जाता है। तो आप ये बताओ कि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप कहोगे सर 5 होगा। तो लीजिए हम 5 यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे प्लस 10 कर देते हैं। क्या कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजन जो है ये दूसरे आवर्त में पाया जाएगा और साथ ही साथ कौन से वर्ग में पाया जाएगा, वर्ग 15 में पाया जाएगा। कौन से वर्ग में पाया जाएगा, वर्ग 15 में पाया जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 15 का पहला तत्व क्या है, नाइट्रोजन है। वर्ग 15 का पहला तत्व क्या है, नाइट्रोजन है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दूसरा तत्व क्या है, फास्फोरस है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपका जो नाइट्रोजन परिवार का तीसरा तत्व होता है वो क्या होता है, आर्सेनिक होता है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजन जो है वो वर्ग 15 में पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वर्ग 15 के जितने भी तत्व होंगे वे सब के सब नाइट्रोजन का परिवार कहलाएगा। और नाइट्रोजन परिवार का पहला तत्व खुद नाइट्रोजन ही है और दूसरा तत्व क्या है, फास्फोरस, जिसकी परमाणु संख्या 15 होती है। और तीसरा तत्व आर्सेनिक है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। ऑप्शन दिया हुआ है आर्गन, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। बताइए, नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा चतुर्थ परमाणु तत्व है। चतुर्थ परमाणु तत्व है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तत्व की बात की जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स बोल दिए। लेकिन असल में ये क्या होता है? तो गुरुजी असल में चतुर्थ परमाणु अणु होता है। क्या होता है? चतुर्थ परमाणु अणु होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग परमाणु की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग परमाणुकता कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इंग्लिश में इसको एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि एटॉमिसिटी किसका निकलता है? आप कहते हैं अणु का निकलता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का निकलता है। अच्छा, ये होता क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी अणु में जितना परमाणु उपस्थित होता है, किसी अणु में जितना परमाणु उपस्थित होता है, वही परमाणु उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो अणु होता है O2 होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी जिसमें जितना परमाणु होता है उसको हम लोग उसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी अणु में 1 परमाणु है तो उसको 1 परमाणु बोलते हैं। अगर किसी में 2 है तो 2 परमाणु बोलते हैं। अगर किसी अणु में 3 परमाणु है तो त्रिपरमाणु बोलते हैं। और अगर किसी अणु में 4 परमाणु है तो उसको हम लोग चतुर्थ परमाणु बोलते हैं। और अगर किसी में बहुत सारा अणु है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपरमाणु, यानी कि पॉलीएटॉमिक कहते हैं। तो ये जो आपका O2 मॉलिक्यूल्स है, ये आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये द्विपरमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विपरमाणु हो जाएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग एक परमाणु तत्व की बात करते हैं तो किसका एग्जाम्पल देते हैं? आप सभी कंठाग्र कर लेंगे कि जितने भी आपके पास अक्रिय गैस हैं, जितने भी अक्रिय गैस हैं, दैट्स ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? तो एक परमाणु अणु के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एक परमाणु अणु के उदाहरण है। और साथ ही अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर अब हम नाइट्रोजन अणु की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? कि नाइट्रोजन जो है इसमें 3 परमाणु हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? तो गुरुजी ये त्रिपरमाणु अणु हो जाएगा, या इसी को हम त्रिपरमाणु तत्व भी बोल सकते हैं। और आप सबों को मालूम होगा कि फास्फोरस का मॉलिक्यूल्स आपको जब भी दिखता है तो P4 के रूप में दिखता है। किस रूप में दिखता है? P4 के रूप में दिखता है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका फास्फोरस का अणु है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4। दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये चतुर्थ परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ परमाणु हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आर्गन। आप कहेंगे कि गुरुजी आर्गन अक्रिय गैस है, और अभी जस्ट आपने बताया है कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वे सब के सब एक परमाणु होते हैं। लेकिन आपसे तो पूछा जा रहा है चतुर्थ परमाणु, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। आपका दूसरा ऑप्शन है तांबा। तो आप सबों को मालूम है कि कॉपर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 2 आपको एटम्स की जरूरत होती है, तो Cu2 आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कॉपर का अणु हो जाएगा, और इसकी परमाणुता कितनी होगी? 2। ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका तीसरा है क्लोरीन। आप कहेंगे कि गुरुजी क्लोरीन का भी अणु जब बनेगा तो क्लोरीन के 2 परमाणु की जरूरत होगी, और क्लोरीन भी क्या होगा? तो गुरुजी द्विपरमाणु हो जाएगा। और आपका चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। आप कहेंगे कि गुरुजी फास्फोरस का अणु जब भी दिखेगा तो P4 के रूप में दिखेगा, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 7वां आवर्त, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 32 तत्वों के साथ पूर्ण है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 23 तत्वों के साथ अपूर्ण है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि किसी भी आवर्त में जो कुल तत्वों की संख्या होती है उसके लिए नंबर सीरीज क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उसके लिए नंबर सीरीज होता है 2 8 8 18 18 32 32। किसी भी आवर्त में जो कुल तत्वों की संख्या होती है उसके लिए आपके पास नंबर सीरीज क्या है? आप कहते हैं कि वो नंबर सीरीज है 2 8 8 18 18 32 32।
ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 2 पहले लिखा हुआ है, तो ये आपका पहला आवर्त हो गया, ये आपका दूसरा आवर्त हो गया, ये आपका तीसरा आवर्त हो गया, और ये आपका क्या होगा गुरुजी चौथा आवर्त हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो गुरुजी 5वां आवर्त हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा आप कहेंगे 6ठा आवर्त हो जाएगा, और ये क्या होगा आप कहेंगे 7वां आवर्त हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि आपके आवर्त सारणी में जो 7वां आवर्त है, आपके आवर्त सारणी में जो आपका 7वां आवर्त है, ये क्या है तो गुरुजी 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, यानी कि इनकम्प्लीट है। इसमें और तत्वों के खोजे जाने की संभावना है, लेकिन उसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी का जो 7वां आवर्त है वो 32 तत्वों के साथ इनकम्प्लीट है, उसमें और तत्व आ सकते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 7वां आवर्त, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, तीसरा ऑप्शन है 32 तत्वों के साथ पूर्ण है, और चौथा ऑप्शन है 23 तत्वों के साथ अपूर्ण है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो कंसेप्ट आपने दिया है उस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों को आकर्षित करने, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करने, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण होता है, किसी भी परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण होता है वो उसकी डैश की क्षमता का माप होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कोई भी परमाणु ऋणात्मक आयन तब बनाता है जब वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। कोई भी परमाणु निगेटिव आयन तब बनाता है जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है तो गुरुजी ग्रहण करता है। मतलब साफ है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब कोई भी परमाणु आपका विद्युत ऋणात्मक आयन बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब उसके पास आएगा तो मतलब साफ है कि वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता का माप है, तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आकर्षित करने की क्षमता का माप है, और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 का तत्व होता है ये सब के सब क्या कहलाते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं तो गुरुजी इसको हम लोग हैलोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन भी कहते हैं। और ये तत्व कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, या सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व आपका कौन सा है, तो आप सभी याद रखना कि फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला है, आप कहेंगे फ्लोरीन है। और विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? कहेंगे सर वर्ग 17 में है, जिसको क्या बोला जाता है? हैलोजन बोला जाता है। और जो आपका परमाणु विद्युत ऋणात्मक होता है उसमें किसकी क्षमता होती है? तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।